हेलो, वेलकम टू ऑल। स्वागत है सभी का प्लस वन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइंस के बायोलॉजी का जो विषय है उसके अंदर बहुत ही शानदार चैप्टर है, नाम है उसका जैव प्रक्रम। सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे ज्यादा नंबर का भी आपके एग्जाम में आता है। और बात करूं मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तो उसमें भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखिए, चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, जैव प्रक्रम। सबसे पहले मैं बेसिक से इस चैप्टर को देखना होगा। तो देखिए, बात करते हैं जैव प्रक्रम का मतलब क्या होता है। जैव शब्द का मीनिंग जो होता है वो होता है सजीव, और प्रक्रम का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस जो सजीव के अंदर होती है। तो बात करें सजीवों के अंदर होने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, जैव प्रक्रम। अब सवाल ये आता है कि सर सजीव क्या होते हैं। आपने सुना होगा सजीव और निर्जीव के बीच के अंतर। सजीव की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि सजीव जो है वो गति कर सकते हैं, सजीव जो है वो वृद्धि कर सकते हैं, सजीवों में जनन होता है, ठीक है, वृद्धि, विकास, जनन। उसके बाद में मैं बात करूं तो सजीवों के अंदर कुछ और विशेषताएं होती है, जैसे कि उपापचय इनके अंदर पाया जाता है, संवेदना जो होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। याद रखना, गति, वृद्धि, विकास, जनन, उपापचय, संवेदना इत्यादि जो गुण होते हैं बहुत सारे होते हैं, लगभग 10-12 गुण होते हैं। ये किसके गुण होते हैं, सजीवों के गुण होते हैं। निर्जीवों के अंदर ये जो गुण है वो पाए नहीं जाते हैं। तो सजीवों के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है वो सारी किसमें आएगी, जैव प्रक्रम में। इनडायरेक्टली तौर पे अगर हम देखें जैव प्रक्रम क्या होते हैं तो आप इसे ये बता सकते हैं कि जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक क्रियाएं होती है या जो भी आवश्यक प्रक्रम हमारे शरीर में होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक प्रक्रम होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगर आप अपनी बुक की परिभाषा के हिसाब से बात करें तो इसे हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं, सजीवों की वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए। कौन से वर्ड आपको याद करने हैं, वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए सजीवों के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से कार्य करती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है समझ में आई। सजीवों के अंदर होने वाली वे सभी क्रियाएं जो वृद्धि एवं अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो तंत्र है वो आते हैं। एक बात समझते हैं, हमें जीवन जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ती है। हम कहेंगे सर भोजन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। पानी की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल। क्या हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हीं चीजों को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर तंत्रों के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ हम सजीवों के गुणों को छोड़िए एक बार, अब हम बात करते हैं कौन कौन से जो तंत्र है वो जो जैव प्रक्रम के अंदर शामिल होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूं तो पोषण, यानी इसमें कौन सा पॉइंट आ जाएगा, उपापचय, ठीक है। पोषण कह दो या उपापचय, ये पहला तंत्र है, यानी कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है, बिना भोजन के हम जीवित नहीं रह सकते, तो ये हमारा जैव प्रक्रम होता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं उसके बाद में कौन सा आ जाता है, श्वसन। कौन सा है, श्वसन। सांस लेने के अंदर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। उसके बाद में आता है परिसंचरण, भाई जो भी हम ऊर्जा लेते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैलनी चाहिए, तो ये कौन से तंत्र में आ जाएगी, परिसंचरण या परिवहन तंत्र के अंदर आ जाएगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला कौन सा तंत्र आ जाएगा, उत्सर्जन तंत्र आ जाएगा। तो ये जो चार तंत्र होते हैं ये चारों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यहां से समझिए, खाना खाना, पानी पीना हमारे लिए जरूरी होता है, सांस लेना हमारे लिए जरूरी होता है, हृदय का धड़कना हमारे लिए जरूरी होता है, और उत्सर्जन मलमूत्र का त्याग करना भी जरूरी होता है। आप एक दिन से ज्यादा रोक के दिखाइए, नहीं रोक सकते हम, 2 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते, हमें मलमूत्र का त्याग करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आप देखिए बहुत सारे लोग कब्ज वगैरह की दवाइयां भी लेते फिरते हैं। क्यों, क्योंकि ये जरूरी तंत्रों में शामिल होते हैं। अब आइए समझिए, क्या सर इनके अलावा बाकी जो तंत्र है वो जरूरी है, जी वो इतने जरूरी नहीं। देखो, बॉडी को अच्छे रूप से चलाए रखने के लिए हमें हर तंत्र की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ये जो चार तंत्र है वो सर्वाधिक इंपोर्टेंट है, इनके बिना जीवन कतई संभव नहीं है। इसके अलावा अगला जो चैप्टर आपके आता है उससे समझिए, एक तंत्रिका तंत्र होता है। तो सर क्या वो जैव तंत्र में शामिल नहीं है, जैव प्रक्रम में शामिल नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो क्या वो जीवित नहीं है? जीवित है ना। पागल क्यों है? क्योंकि उसका तंत्रिका तंत्र अच्छे से काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो जीवित है ना, इसलिए तंत्रिका तंत्र इसमें शामिल नहीं होता। अगला तंत्र बताइए, अगला कौन सा है, जनन तंत्र। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जनन तंत्र है,
वो भी जरूरी होता है, लेकिन क्या वो जीवन जीने के लिए जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जो जनन नहीं कर सकते, या कुछ लोग ब्रह्मचारी होते हैं वो भी जनन नहीं करते, तो क्या वो जीवित नहीं रह सकते? वो जीवित होते हैं। तो याद रखिए ये 4 जो तंत्र होते हैं वो जीव प्रक्रम में शामिल होते हैं, और बाकी के जो 2-3 तंत्र है वो जीव प्रक्रम में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जीव प्रक्रम में क्या होता है? वे सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जो वृद्धि एवं अनुरक्षण का कार्य करते हैं जीव प्रक्रम कहलाते हैं, और इसके अंदर मुख्य तौर पे ये 4 जो तंत्र होते हैं वो आते हैं। नॉर्मली हम समझना चाहें तो हम खाना खाएंगे, उससे हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे, ऊर्जा पूरे शरीर में फैलेगी और जो बच गया उसको बाहर निकाल देंगे। ये हमारी जिंदगी भर चलता रहता है। क्लियर है बेटा? आइए अब हम बात करते हैं एक तंत्र के ऊपर। तो मैं तंत्र के ऊपर बात करने से पहले एक बार सामान्य तौर पे इन सभी की परिभाषाएं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं पोषण या उपापचय में कौन से आएंगे। देखिए पोषण क्या होता है? मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका पाचन करना और उससे काम की चीजें प्राप्त करना। क्या कहा मैंने? भोजन को ग्रहण करना और उसका क्या करना? प्रयोग करना। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। मनुष्य द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका पाचन करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। इसे बेटा हम कौन सी प्रक्रिया बोलते हैं? मेटाबॉलिक यानी कि उपापचय प्रक्रिया बोलते हैं। इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन क्या होता है? तो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन है उसका ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। ग्रहण किए गए भोजन का क्या किया जाता है? ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त करना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। परिसंचरण क्या होता है? आवश्यक और अनावश्यक पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाना है क्या कहलाता है? परिसंचरण कहलाता है। और अंत में आता है उत्सर्जन। हमारे शरीर में जितने भी अनावश्यक पदार्थ हैं जो कि उपापचय या श्वसन क्रियाओं के दौरान बन जाते हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाती है। एक्सक्रिएशन जो है वो कहलाती है। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम एक-एक तंत्र के ऊपर बात करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर एक छोटे से पॉइंट के ऊपर बात करेंगे और वो पॉइंट हमारा रहने वाला है पोषण। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे हम? पोषण यानी कि उपापचय के ऊपर। अब देखिए समझिए, उपापचय को तो अंग्रेजी में बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं इसको? मेटाबॉलिज्म। और पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रिशन। अब सवाल ये आता है कि सर मेटाबॉलिज्म या न्यूट्रिशन होता क्या है? देखिए दोनों थोड़ी सी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, हालांकि दोनों को कॉमन बोला जाता है। पहले इस पर चर्चा करते हैं। पोषण क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना या उसके प्रयोग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? पोषण। भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब देखिए ये जो उपापचय होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारे द्वारा ग्रहण किया गया जो भोजन होता है उसे हम क्या करते हैं? या तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं या फिर छोटे छोटे टुकड़ों से कुछ नया उत्पाद बना लेते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें विघटित करना या उनसे कुछ नया पदार्थ बनाना, ये प्रक्रियाएं चलती रहती है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा जैव प्रक्रम वृद्धि और अनुरक्षण का कार्य करते हैं। तो मान लीजिए हमने कुछ बड़ा खा लिया जो हमारे अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ऐसा समझिए, तो उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके डाइजेस्ट करेंगे। टुकड़ों में तोड़ना भी उपापचय होता है। और मान लीजिए अब हमें कुछ स्पेशल पार्ट बनाना है, जैसे हमारी वृद्धि हो रही है तो हमें शरीर के अंग बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए वो जो छोटे छोटे टुकड़े हमारे शरीर में मौजूद है उनको मिला करके हम क्या करेंगे? कुछ बड़ा पार्ट बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा? उपापचय कहलाएगा, नया उत्पाद बनाना। तो याद रखना छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ा जाता है, इसे तो हम कहते हैं अपचय। क्या कहते हैं इसको? अपचय। भोजन में उपस्थित बड़े जो पोषक तत्व होते हैं उनको छोटे पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? अपचय। और छोटे छोटे पदार्थों को मिला करके एक बड़ा उत्पाद बनाना ये क्या कहलाता है? उपचय। तो अपचय और उपचय ये दोनों प्रक्रियाएं किसमें आती है बेटा जी? उपापचय के अंदर आती है। फिलहाल इनका तुम्हारे एग्जाम के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन फिलहाल तुम जनरल नॉलेज के लिए इसे याद रख सकते हो। इधर देखिए पोषण क्या होता है? हमारे शरीर द्वारा भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है।
जबकि भोजन को टुकड़ों में तोड़ना अपचय कहलाता है, और भोजन से नया उत्पाद बनाना, छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक बड़ा पदार्थ बनाना, ये क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। इंग्लिश में इन्हें एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक बोलते हैं, और इसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्लियर है बात? अब आप मुझे बताइए, जितने भी सजीव है, अब सजीव में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे भी आते हैं, जंतु भी आते हैं, और सारे सूक्ष्म जीव भी इसके अंदर आते हैं। तो क्या उन्हें पोषण की आवश्यकता है? बिल्कुल उन्हें पोषण की आवश्यकता है, तभी तो उनके शरीर का जो है वो निर्माण हो पाएगा, तो इससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है जी। अब आइए थोड़ा सा आगे समझते हैं। अब जरा समझिएगा कि सजीव जो भी पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, पोषण हमें किससे मिलता है? पोषक तत्वों से। समझ में आई क्या बात? भाई हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारा पोषण होता है, तो मैं पूछता हूं पोषण होगा किससे? पोषक तत्वों से। इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलेंगे इनको? न्यूट्रिएंट्स। अब ये पोषक तत्व कौन से होते हैं? हमारे भोजन में उपस्थित मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपने नाम सुना होगा, कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में आता है वसा, उसके बाद में आता है प्रोटीन, उसके बाद में आता है खनिज लवण, और उसके बाद में आता है विटामिन। इतना तो नाम आप लोगों ने सुना होगा। उसके बाद में बेटा जल भी हमारे मुख्य पोषक तत्व का घटक होता है, और फाइनल इसमें एक नाम आता है, आप लोगों ने सुना या नहीं? आहारी रेशे। ये भी बेटा हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहले एक बार मैं जनरल आपको बताता हूँ कि किसका क्या काम होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ वसा का भी जो कार्य होता है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है। साथ ही साथ वसा, आप सब जानते हो कि मोटापा जो होता है वो वसा से बनता है, तो त्वचा जो होती है ना उसकी मोटाई भी किससे निर्भर होती है? वसा से निर्भर होती है। अगला क्या है? प्रोटीन। ये हमारे शरीर में निर्माण का कार्य करते हैं, और मैं कह सकता हूं मरम्मत का कार्य करते हैं। इसका सपोर्ट कौन करते हैं? खनिज लवण जो है वो सपोर्ट इसका करते हैं। इसका काम करेंगे ये निर्माण और मरम्मत। मतलब हमारे शरीर में जो नई नई स्किन बनती है, नई नई कोशिकाएं बनती है, वो किससे मिलकर के बनती है? प्रोटीन से। खनिज लवण भी इसका सपोर्ट करते हैं, जैसे कि कैल्शियम होता है वो हड्डियां बनाता है, फास्फोरस भी हड्डियों में सहायता करता है, आयरन जो होता है वो खून बनाता है। ऐसे ही खनिज लवण इसके अंदर सहायता करते हैं। विटामिन जो होते हैं, विटामिन का विशेष प्रकार का कार्य होता है, ये हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य करते हैं। किसका काम करते हैं? ये हमारे शरीर की सुरक्षा का कार्य मिलकर के करते हैं। अगला जो पॉइंट है सब, जल क्या करता होगा? बेटा जल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जल जो होता है वो हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कि किसी भी कंडीशन में, अभी जैसे सर्दियां चल रही है तो बाहर टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री 25 डिग्री है, लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री। तो ये तापमान नियंत्रित कौन करता है? जल। फाइनल पॉइंट कौन सा आता है? आहारी रेशे। इस पर हम बेटा जी ध्यान कम देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा किसी भी व्यक्ति के दिल का जो रास्ता है वो उसके पेट से होकर के जाता है, और पेट को अच्छा रखना जरूरी होता है, वरना बीमारियां फैल जाती है। तो पेट को साफ रखने का काम, यानी कि पाचन तंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम किसका होता है? आहारी रेशे। तो हमें ऐसी फसलों का या ऐसी सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें आहारी रेशे बहुत ज्यादा हो। और आपको जानकर के खुशी होगी कि ज्यादातर लोगों का जो फेवरेट फल होता है कौन सा? आम। उसमें बहुत ज्यादा आहारी रेशे होते हैं। आप देखते हैं ना गुठली के अंदर जब उसकी हालत खराब कर दी जाती है तो जो रेशे से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं? आहारी रेशे। फाइबर वाली जो फसलें होती है वो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो ये होते हैं हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व, जिनको हमारे शरीर की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारा शरीर इनके बिना कुछ काम नहीं कर सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं? इनको भोजन के थ्रू हमारे शरीर के अंदर ले लेते हैं। तो देखो, ग्रहण करने से कुछ नहीं होता। हम खा तो बहुत कुछ सकते हैं, बादाम हम बहुत ज्यादा खा लेंगे, वसा के लिए हम घी पी लेंगे, अगर वो हमारे शरीर में पचेगा ही नहीं तो याद रखना, पोषण तभी माना जाएगा जब हम भोजन को ग्रहण करें प्लस उसका हम उचित प्रयोग कर सकें। क्लियर है बात? तो भोजन को ग्रहण करना और उन सभी पोषक तत्वों का अच्छे से उपयोग करना किसमें आएगा? पोषण में। अगर हम अच्छे से इनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा पोषण नहीं हो रहा है। काजू बादाम खाने का कोई फायदा नहीं है अगर वो हमारे शरीर में काम नहीं आते हैं। ठीक है, आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये हो गए पोषक तत्व, और अब हम बात करेंगे पोषण क्या होता है। तो देखिए, पोषण की बात कर लेता हूं मैं सबसे पहले। तो पोषण देखिए जानवरों में भी होता है और पेड़ पौधों के अंदर भी होता है। तो पोषण सामान्य तौर पे कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर पोषण और एक होता है विषम पोषण।
एक तो क्या होता है स्वपोषण और दूसरा क्या होता है विषम पोषण। देखिए स्वपोषण जो होता है वो क्या होता है कि जब कोई जीव जो होता है वो जितने भी पोषक पदार्थ है उनका निर्माण स्वयं कर ले। भाई हम पोषण पदार्थ किससे प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधों फसलों से ही तो प्राप्त करते हैं या फिर जानवरों से दूध अंडा वहां से प्राप्त करते हैं। तो जो जीव अपना भोजन दूसरे लोगों से या दूसरों से प्राप्त करते हैं, दूसरों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, ऐसे पोषण में तो हम क्या कराएंगे विषम पोषण। और जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं या अपने आप भोजन का निर्माण कर लेते हैं वो क्या कहलाएगा स्वपोषण। तो स्वपोषण क्या होता है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेता हूं, वह विधि क्या कहलाती है स्वपोषण कहलाती है। बोलो बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या। स्वपोषण क्या होगा, पोषण की वह प्रक्रिया या वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं अपने आप कर लेता हो, क्या कहलाता है स्वपोषण कहलाता है। और जो जीव ऐसा काम करते हैं ऐसे जीव क्या कहलाते हैं बेटा जी, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। बोलो जी इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया कि ऐसे जीव क्या कहलाएंगे स्वपोषी। तो मैं आपसे पूछूं जरा मुझे एग्जांपल देके बताइए कि ऐसे कौन कौन से होते हैं। तो आपको सबसे पहले तो नाम देना है पादप। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं आप सबको पता है वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। आगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में बात करें तो पादप के साथ साथ में हरे रंग के और होते हैं, कौन होते हैं बेटा जी, वो होते हैं शैवाल। तो पादप और पादप के साथ में कौन होते हैं, शैवाल होते हैं और वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। पादप, शैवाल, शैवाल को क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। तो ये जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बात करें विषम पोषी की, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। ऐसे पोषण को हम क्या बोलेंगे, विषम पोषण। और ऐसे जीवों को फिर हम क्या बोल देंगे बेटा जी, विषम पोषी जीव हम इनको बोल देंगे। तो लगभग जितने भी जंतु है या सूक्ष्म जीव है वो सारे क्या है, विषम पोषी जीव होते हैं। और उनके अंदर किस प्रकार का पोषण होता है, विषम पोषण होता है। तो बताइए आपको पोषण जो है वो समझ में आया कि नहीं आया। पोषण क्या होता है, भोजन को ग्रहण करना और उसका प्रयोग करना। पोषण के दो प्रकार, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण में वह विधि जिसमें जीव भोजन का निर्माण स्वयं कर लेगा, ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं। पादप और शैवाल इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। विषम पोषण क्या होता है, जिसमें जीव जो है वो दूसरों के ऊपर निर्भर करता है और ऐसे जीवों को विषम पोषी जीव कहते हैं। जितने भी जीव जंतु है, सूक्ष्म जीव है, कवक है, सारे क्या है, विषम पोषी होते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो ये हो गया पोषण और पोषण के प्रकार। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, उसके अंदर हम बात करेंगे स्वपोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की सारी प्रक्रियाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।